friends, so I hope you all are doing well. So this is CA प्रीति और आज हम पढ़ेंगे अपना इंटरनेशनल ट्रेड जो बहुत दिनों से बाकी है. यस, आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, आई नो. और आज हम आखिरकार वो वीडियो मैं अपलोड करूंगी आपके लिए जस्ट फॉर यू ऑल. तो लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम जो ट्रेड पार्ट था अपना, जो चैप्टर जो चैप्टर इस पे बेस है ट्रेड पार्ट पे, तो ट्रेड में हमने दो कैटेगरी देख ली थी. वन इज इंटरनल ट्रेड एंड दूसरा इज एक्सटर्नल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड में जो भी था, होलसेल ट्रेड, रिटेलर ट्रेड और उसमें जो भी सब कैटेगरीज थी, हमने ऑलमोस्ट बहुत डिटेल में कवर करके वो पढ़ लिया था. आई थिंक सो उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए था. एंड अगर इफ बाय चांस थोड़ा सा भी छोटा सा भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड? ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं क्या मैम? तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर लूं, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट पढ़ने वाले हैं, उसके हमको मीनिंग इस चैप्टर में नहीं दिए हुए हैं. उस चीज के मीनिंग हमको लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था. इस चैप्टर में हमको उसकी आगे की बात करनी है. दैट इज, जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके प्रोसीजर पार्ट क्या होते हैं, मतलब कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं इफ वी वांट टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रेड में मैं आपको सबसे पहले बोल दूं, एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑल्सो नॉन एज इंटरनेशनल ट्रेड. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. इन इंटरनेशनल ट्रेड में तीन कैटेगरीज आती हैं, एक तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट. एक्सपोर्ट में जब हम किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री को गुड्स भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट. और इंपोर्ट मींस जब मैं किसी और कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाती हूं, किसी और कंट्री से. ठीक है, सिर्फ इंटरनल ट्रेड को छोड़ के किसी और कंट्री से मैंने अगर गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाई, ठीक है, बाय किया, इनफैक्ट जब मैं इंपोर्ट करती हूँ तो बाय किया, तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में? तो सबसे पहले ये जो पार्ट है, आपको इस पार्ट में आपको बता रखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में आपको बहुत सारे प्रोसीजरल पार्ट करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं. बिकॉज आप किसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हो? आप दूसरे कंट्री के ट्रेडर के साथ, आप या दूसरे कंट्री के सेलर या बायर के साथ आप ट्रेडिंग करने वाले हो. तो इधर जो फॉर्मेलिटीज रहेंगी, उधर जो प्रोसीजरल पार्ट रहेंगी, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेंगे एज कंपेयर टू इंटरनल ट्रेड. देखो, जब बायर एंड सेलर दोनों एक ही कंट्री में प्रेजेंट रहते हैं तो इतना कुछ झंझट नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट जो रहती है दोनों बायर एंड सेलर की एक ही रहती है. ठीक है, लेकिन जब भी हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इधर दो कंट्री इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट भी दोनों हो जाते हैं. ये दोनों गवर्नमेंट के प्रोसीजरल पार्ट को फॉलो करते करते बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हो जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. और कहीं ना कहीं क्या मैम ये इंटरनेशनल ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए. ठीक है, तो जैसे आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सपोर्ट करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करो. इससे क्या होता है? इससे हर एक कंट्री का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है. तो आपको जैसे एक ईयर पता है 1991, इसमें हमारे पास क्या आया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. एग्जैक्टली ये क्या था? जब हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस है, हमारे जो कंट्री के बाउंड्रीज है जहां हम ट्रेडिंग करते थे, वो ओपन कर दिए गए थे. मेनली इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे अपने तब के प्राइम मिनिस्टर थे, तब इन्होंने ये जो अपना बैरियर था कि हम सिर्फ इंटरनल ट्रेड ही नहीं, अब हम एक्सटर्नल ट्रेड भी कर सकते हैं. वाई एक्सटर्नल ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि इससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इंडिया का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आएंगे, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेंगे. तो इन सब सारी चीजों के वजह से यस, एक्सटर्नल ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको फर्स्ट जो पैरा दिया हुआ है, यही सब दिया हुआ है. इन एशियन इंटरनल ट्रेड वर्स कंडक्टेड फॉर वेरियस क्वालिटी products like silk, handlooms, ornaments,
वेपन्स एक्सेट्रा। तो वो बोल रहे हैं पहले के जमाने में कुछ ही प्रोडक्ट हुआ करते थे जिसमें हम एक्सटर्नल ट्रेड करते थे, बट अभी तो आपको हर एक प्रोडक्ट में आपको पता होगा चाइना से हमारे पास कितने गुड्स जाते हैं, या हम कितने सारे गुड्स बाहर, आजकल तो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है, तो आजकल हम कितने सारे गुड्स बाहर भेजते हैं। तो यस, when the trade activities are conducted between two or more countries, it is called as international trade। तो मैंने आपको बोला जब भी हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करेंगे तो दो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, तब हम उसको एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम। नाउ ये क्यों बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल रिलेशन जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं? जैसे देखो हर एक, मैंने आपको बोला दो कंट्री रहते हैं इसमें, और दोनों कंट्री के जो गवर्नमेंट रहती है अलग अलग रहती है, तो उनके जो अपने अपने पॉलिसीज रहते हैं, अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उसके वजह से भी हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अफेक्ट करते हैं। और प्लस दोनों कंट्री के बीच में, मतलब एक्सपोर्टर इंपोर्टर कंट्री के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है, जैसे चाइना के साथ हमारा अच्छा रिलेशन तो अच्छे ट्रेडिंग होगा, दूसरे कंट्री के साथ बुरे हो सकते हैं तो उधर ट्रेडिंग इतने अच्छे नहीं हो सकता। तो यस, ऑफ कोर्स यू कैन से कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज ऑल्सो अफेक्ट international trade. Now international trade procedure are always complex, difficult and lengthy. Now देखो जैसे उन्होंने बोला कि हर वक्त जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, they are always complex, difficult and lengthy as compared to international trade. Various factors like government policies, economy, international market, international law, currency etc. influence the trade activity. तो ये सब रीजंस की वजह से भी बहुत हमारे जो कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमी कैसी है हमारी कंट्री की, इंटरनेशनल मार्केट का सिनारियो कैसा है, इंटरनेशनल लॉज कैसा है हमारी कंट्री में, करेंसी पे भी वेरी करता है, कौन महंगा कौन सस्ता करेंसी है तो उस पे भी वेरी करता है। ये सब के रीजंस के वजह से हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट करे। नाउ मोस्ट इकोनॉमिस्ट ग्लोबली एग्रीज दैट इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स टू बूस्ट द नेशंस वेल्थ, द कंज्यूमर गेट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो दो रीजंस है हम इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है या किसी भी कंट्री को बूस्ट मिलता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, और प्लस कंज्यूमर जो रहते हैं उस स्पेसिफिक कंट्री के, उनको भी वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलता है। जैसे कि पहले उनके पास सिर्फ इंटरनल ट्रेडर्स थे, मतलब सिर्फ इंडिया के ही ट्रेडर्स थे जो उन्हें गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। अब उनके पास ऑप्शन आ गया है कि दे कैन बाय फ्रॉम फॉरेन ट्रेडर्स ऑल्सो और गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो उनके पास वाइड वैरायटी आ गया है, जो सस्ता है उनको जो चीपेस्ट लगता है, जो उनके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट लगता है वो बाय करते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि उनको कंपल्सरी डोमेस्टिक ट्रेड ऑप्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दे हैव अ वाइड चॉइस। नाउ आ जाते हैं इस चैप्टर में, जैसे मैंने आपको बोला हम एक्सपोर्ट मतलब नहीं समझने वाले, क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब हम समझ चुके कि जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री को गुड्स एंड सर्विस भेजते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। हम उसके आगे की बात करेंगे, दैट इज प्रोसीजर, दैट इज एक्सपोर्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो जब भी मैं बच्चों को एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ाती हूँ तो मेरा एक वे होता है कि देखो इधर 4 स्टेप है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा इधर 4 स्टेप है, 1 2 3 एंड 4। तो एग्जैक्टली ये 4 स्टेप है कौन से और क्यों ऐसे कैटेगरीज में दिया हुआ है, तो मैं हर वक्त समझाती हूँ। देखो ये पोस्ट शिपमेंट स्टेज है, सबसे लास्ट वाला स्टेज। तो आपके लाइफ का सबसे लास्ट वाला स्टेज जो आपके आने वाला है, ठीक है, आपके लाइफ का सबसे जो रिजल्ट आता है, ठीक है, बोर्ड्स के रिजल्ट, तो ये लास्ट वाले स्टेज को इमेजिन करो ये रिजल्ट है, क्योंकि आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, लास्टली आपका रिजल्ट आता है। तो पोस्ट शिपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। शिपमेंट स्टेजेस, तो रिजल्ट से पहले क्या होता है, आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देते हो कि नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके। नाउ प्री शिपमेंट स्टेज क्या होता है, प्री शिपमेंट स्टेज मतलब जब आप अपने स्कूल में प्रीलिम्स देते हो, प्रीलिम्स पता है ना, आप प्रीलिम्स देते हो जब भी किसी, मतलब जब अगर आप 12th या 10th के एग्जामिनेशन को अगर आपने किया हो, नहीं अभी तो 10th में ही किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, वो भी आपका कोविड में गया होगा।
बट यूजुअली जो बोलती हूँ, कोविड के टाइम तो एक्सेप्शन केस था, यूजुअली जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन आते हैं तो उससे पहले हमारे स्कूल जो स्पेसिफिक कॉलेजेस या स्कूल रहते हैं वो प्रीलिम्स कंडक्ट करते हैं, ताकि आपको प्रिपेयर करवाए कि हाँ हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन समवट ऐसे आने वाला है, आपको ऐसे एम्बियंस मिलने वाला है और आप कैसे प्रिपेयर करो, इतना टफनेस लेवल रहेगा, कैसी चेकिंग होती है। तो प्री बोर्ड्स इज द प्री शिपमेंट स्टेज, ओके। और प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब जब आपको एडमिशन करवाना रहता है स्कूल में, ठीक है। तो आप जब भी बोर्ड का सोचते हो, मतलब एक्चुअल जब आप बोर्ड देना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एडमिशन देना पड़ता है, फिर स्कूल कॉलेजेस की प्री बोर्ड्स कंडक्ट होते हैं, देन आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो एंड देन आप रिजल्ट कंडक्ट करते हो। तो सेम वे समझने के लिए ऐसा ही समझना, सबसे पहले हमारा प्रीलिम स्टेज है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, एंड देन उसके बाद आप प्री शिपमेंट स्टेज करते हो, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल शिपमेंट, एक्चुअल एक्सपोर्ट से पहले भी कुछ प्रोसीजर पार्ट होते हैं वो कंप्लीट करना, जो कि प्री शिपमेंट स्टेज में आता है। देन सी पार्ट में शिपमेंट स्टेज, मतलब कि एक्चुअली जब आप शिप से अपने गुड्स भिजवा रहे हो तो उसमें भी कौन कौन से प्रोसीजर पार्ट हैं वो हम शिपमेंट स्टेज में कवर करेंगे। एंड लास्ट इज पोस्ट शिपमेंट स्टेज, मतलब जब आपने गुड्स भिजवा दिया दूसरी कंट्री में तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं या उसके बाद कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, दिस इज नथिंग बट पोस्ट शिपमेंट स्टेज। तो ये हम वन बाय वन पढ़ लेंगे, अभी हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ये हम वन बाय वन पढ़ लेंगे जब हम आगे के प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड सबसे पहले उसमें ए पार्ट दैट इज प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब कि जब आप एडमिशन लेते हो स्कूल कॉलेज में, सेम वे जब आपको किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना रहता है, ठीक है, इंडिया से। फॉर एग्जांपल हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेंगे, पूरे एग्जांपल में आपको इंडिया से यूएस से गुड भिजवाना है, तो आप प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब आप एक्चुअली अगर आप सोच रहे हो कि आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्टेज क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो आप भी बताओ। सबसे पहले होना चाहिए रजिस्ट्रेशन पार्ट। रजिस्ट्रेशन किस चीज का, आप अभी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप बाहर के देशों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, तो इंडिया में कुछ ऐसे पॉलिसीज है या बाहर की गवर्नमेंट, बाहर की कंट्रीज में ऐसे कुछ पॉलिसीज है कि आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे एज अ एक्सपोर्टर। जैसे सीधा सीधा है यार, अगर आप इंडिया में ही ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंडिया में ही बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना चाहते हो, तो जैसे आपको पता है आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, आपको पैन लेना पड़ता है, तो ये सब पार्ट इंटरनल ट्रेड के लिए है। तो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए भी तो कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ रजिस्ट्रेशंस होंगे, तो वैसे ही रजिस्ट्रेशंस कौन कौन सी है तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशंस करवाना पड़ेगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। तो आपको इनके अंदर से आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर लेना पड़ेगा। ये नंबर मिलने के बाद आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नंबर सिर्फ एक्सपोर्ट का है। तो जैसे ही आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इनके अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर तो कॉमन है, अगर आप इंटरनल ट्रेड भी करवाना चाहो, आप एक्सटर्नल ट्रेड भी करना चाहो तो इट इज कॉमन, ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। तो परमानेंट अकाउंट नंबर आपको याद रहेगा, सबसे पहले इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर, एक सर्टिफिकेट नंबर एंड देन परमानेंट अकाउंट नंबर। थर्ड वन इज आपको अदर अथॉरिटीज लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड जीएसटी अथॉरिटी। तो जीएसटी आपको इंटरनल ट्रेड के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और एक्सटर्नल ट्रेड के लिए भी, और प्लस आपको अदर अथॉरिटीज के पास भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो 3 कैटेगरीज आपके बुक में दिया हुआ है, सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर, देन पैन एंड देन आपको अदर अथॉरिटीज लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड जीएसटी अथॉरिटी के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ प्रिलिमिनरी स्टेज का ही सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेप है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट।
तो कैसे एजेंट अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, कौन से एजेंट अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं? तो सुनो, कभी भी, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, जब भी हमको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाना रहता है, इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली करना रहता है, तो इसमें बहुत सारे लेंदी प्रोसीजर्स आते हैं। मतलब हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारी जीएसटी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है, बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इतनी सब चीजें जो रहती है, वो बिजनेसमैन जो एक्चुअली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो उसके बस की बात नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह पे एक एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं। मतलब कि जो भी काम रहेगा रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ये एजेंट ही उनके बिहाफ पे करेंगे। तो मेनली क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो रहते हैं, ये सब काम जो होते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के, वो बिजनेसमैन या एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बिहाफ पे कर रहे होते हैं पोर्ट्स पे। क्योंकि हर टाइम इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को पोर्ट पे जाना और उधर सारी जीएसटी कंप्लायंसेस या जो भी कंप्लायंसेस रहेंगे वो करके वापस आना इतना अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जो भी एजेंट से के साथ जो भी है इंपोर्टर एक्सपोर्टर का कांटेक्ट होता रहता है, और उसके बिहाफ पे वो सारे काम उधर करते रहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंसेस की जरूरत होती है एट दी पोर्ट। तो वही बोल रहे हैं कि जब भी हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको एक्सपोर्टर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ती है, और प्लस हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बुक करते हैं। वाई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव? तो हमारे सेल्स को हमको बढ़ाना है ना। अभी यूएसए में हमारा सेल हो रहा है, तो मैं सोचूंगी कि मेरा सेल जर्मनी में भी हो, तो उधर भी मेरे को अपना एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है, या उधर मेरे को किसी सेल रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की जरूरत है। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए मेरे को सेल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना पड़ता है। एंड वही सब दिया है, अब्रॉड टू बुक ऑर्डर्स द एक्सपोर्टर में ओपन अ सेल्स ऑफिस इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो। तो आई थिंक सो प्रिलिमिनरी स्टेज आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ गया है, रजिस्ट्रेशन पार्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। नाउ सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो जैसे ही आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सेकेंड स्टेज इज फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीजर इज प्री शिपमेंट स्टेज। तो बोर्ड एग्जामिनेशन देने से पहले वाला इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वैसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से पहले वाला प्रिलिमिनरी स्टेज इज प्री शिपमेंट स्टेज। सो सबसे पहले आपको बेसिकली कॉमन सेंस है कि जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो उससे पहले आपको ऑर्डर तो आना चाहिए। एक्सपोर्ट करोगे तो सामने वाली पार्टी का ऑर्डर तो आना चाहिए कि हाँ, हमको इस क्वांटिटी, इस प्राइस पे हमको ये गुड्स चाहिए, ये वैरायटी के हमको इतने गुड्स चाहिए। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है प्री शिपमेंट स्टेज में, कि आपको सबसे पहले ऑर्डर्स रिसीव होना चाहिए। ठीक है, तो एज सून एज द ऑर्डर इज रिसीव द एक्सपोर्टर मस्ट वेरीफाई एंड कंफर्म द ऑर्डर। तो वेरीफाई एंड कंफर्म करना चाहिए। क्या कंफर्म करना चाहिए? कि जहां से जो ऑर्डर आया है तो वो वैसा बायर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या ये कुछ फेक है। तो कुछ चीजें जो है, जो भी सस्पिशियस चीजें बोल सकते हो या फैक्चुअल चीजें बोल सकते हो, एज अ एक्सपोर्टर, एज अ बिजनेसमैन उसको वेरीफाई एंड कंफर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट बोला हुआ है कि जब भी आप एक्सपोर्ट, मतलब जैसे ही आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है या रिसीट ऑफ ऑर्डर आता है, तो आपको सामने वाली कंट्री जहां से आपको ऑर्डर आया है उस वाली कंट्री में आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्ट देखना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट मतलब कि सामने वाली कंट्री में अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो उधर कोई रिस्ट्रिक्शंस इस गुड्स के रिगार्डिंग तो नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल XYZ में गुड्स एक्सपोर्ट कर रही हूँ बाहर की कंट्री में, बट हो सकता है वो बाहर की कंट्री में उस गुड्स को अलाउ ही नहीं है, एक्सपोर्ट अलाउ ही नहीं है, या उधर की कंट्री में इंपोर्ट अलाउ ही नहीं है उस गुड्स की। तो इसीलिए सबसे पहले चीज जो है हमको ये वेरीफाई करना पड़ता है कि वो जो गुड्स है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन इंपोर्टर्स कंट्री। नाउ नेक्स्ट आपको बोला है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का जो कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा हटके है, तो मैं आपको समझाऊंगी लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है। उसको हम कॉमन भाषा में LC भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का एक्सपोर्टर है, इंडिया का एक्सपोर्टर, ठीक है, और USA का इंपोर्टर। तो देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा होता है, और ये दे आर अननोन टू ईच अदर, एग्रीड और नॉट। जो इंडिया का एक्सपोर्टर और जो यूएसओ का इंपोर्टर जो रहता है, दे आर अननोन, उनको पता नहीं रहता। हाँ, टेलीफोन, ईमेल या जो भी हम बोल सकते हैं, हमको डॉक्यूमेंट्स पता रहते हैं कि ये असली हैं, ये नकली नहीं है और बाकी सब चीजें, बट
वो इतने क्लोज नहीं रहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनल ट्रेड हो गया, तो इंटरनल ट्रेड में हम होलसेलर रीसेलर को आम फोन पे बात होती रहती है, हम फेस टू फेस भी बात होती रहती है, बट इधर जो डिस्टेंस रहता है, जो जान पहचान होती है यू कैन से, वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर को एक चीज की गारंटी देनी पड़ती है कि आप मेरा पैसा पक्का दोगे आफ्टर आई सेंड यू माय गुड्स, ठीक है। तो ये गारंटी कैसे देता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को? तो इंपोर्टर अपने बैंक को, इंपोर्टर सीधा सीधा अपने बैंक को बोलता है कि इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, you can say LC also, issue LC in the name of exporter। ये LC में क्या रहता है, बैंक वाले जब भी LC इशू करते हैं तो ये LC में सीधा सीधा क्या रहता है, वो बोलते हैं कि अगर हमारे इंपोर्टर ने उस LC में, अगर हमारे इंपोर्टर ने ये पैसा आपको नहीं पे किया तो बैंक इज अंडरटेकिंग द गारंटी टू पे यू, ठीक है। जैसे ही ये डिफॉल्ट करेंगे पेमेंट में, जैसे ही ये डिफॉल्ट करेंगे पेमेंट में, मतलब इंपोर्टर पेमेंट देने से इनकार कर देगा, एनी रीजंस, ठीक है, जो भी रीजंस उसमें लिखे रहेंगे, तो बैंक जो आएगी, बैंक उनको पेमेंट दे देगी एक्सपोर्टर को, और बैंक जो है रिकवरी करेगी इंपोर्टर से, ठीक है। तो हमेशा ये जो रहता है LC, वो एक सेफ गार्ड रहता है एक्सपोर्टर के लिए कि इंपोर्टर अगर मुकर गया मेरा पैसा देने से, तो मेरे पास एटलीस्ट ये बैंक की LC है जो मैं दिखा के बैंक वालों से मेरा पैसा ले सकती हूं, और बाकी ये इंपोर्टर जो और बैंकर में इनका जो भी डीलिंग है वो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बैंकर एंड इंपोर्टर है, ये इंपोर्टर की ही बैंक होती है, समझ लो। ये जो बैंक आपको दिख रही है ना, वो इंपोर्टर की ही रहती है, एक्सपोर्टर की नहीं। तो ये अपने बैंक से बोलता है कि इशू LC टू एक्सपोर्टर, तो ये इन दोनों का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत इजी हो जाता है अपने आप में। लेकिन एक्सपोर्टर क्या करेगा अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए? तो इसीलिए इंपोर्टर अपने बैंक से कह के इस उनके नाम पे, उसके नाम पे, एक्सपोर्टर के नाम पे एक LC इशू करता है, ताकि एक्सपोर्टर जो है बाकी का काम स्टार्ट कर दे कि मेरा भाई पैसा सेफ है, आगे का काम मैं शुरू करता हूं, ठीक है। तो यही चीज आपको इस लेटर ऑफ क्रेडिट में दी गई है। द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर, तो इसके नाम पे, एक्सपोर्टर के नाम पे वो लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। द रिसीट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर्स बैंक, तो ये कभी भी LC जो है कौन इशू करता है? इंपोर्टर्स बैंक इशू करता है। विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। फिर दूसरी बात क्या होती है एक्सपोर्टर के लिए कि जैसे ही एक्सपोर्टर को ये LC मिलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया के बैंक को भी पता चल जाता है कि हाँ, ऐसा कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनका ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या कि देखो, जैसे कि अब मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल इंडिया में मैं जो हूं, मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ बाहर की कंट्री की, तो मेरे को पेमेंट किस में रिसीव होगा? ऑफ कोर्स डॉलर में मेरे को पेमेंट रिसीव होगा, क्योंकि इंपोर्टर जो है बाहर की कंट्री का है, तो मेरे को पेमेंट डॉलर में रिसीव होगा। और इंडिया में जब डॉलर में रिसीव होगा तो फिर मैं ये डॉलर का करूंगी क्या? मेरे को तो डॉलर इधर यूज करते ही नहीं आएगा। तो ये जब मेरे को LC जो है ना, LC रिसीव होता है ना, तो मेरे को ये भी अप्रूवल मिल जाता है कि आप इस डॉलर को अपने बैंक से इसको रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपको डॉलर मिलने वाला है। तो ये इसीलिए बोला हुआ है, द रिसीट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर बैंक विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे आपके ऊपर, ये LC के थ्रू क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये एक फुल प्रूफ रहता है, LC गारंटी भी करता है आपके जो पेमेंट है वो डिफॉल्ट नहीं होगा। इसीलिए जो LC रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट में। ओके, नाउ थर्ड वन इज प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस एक इजी वे में आपको समझाऊं तो ये एक लोन की तरह होता है कि देखो, आपको ना जब भी एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है, ठीक है, रिसीट ऑफ ऑर्डर आता है, तो वो छोटे मोटे अमाउंट का नहीं आता, बहुत बड़े अमाउंट का आता है। आपको बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो कभी भी एक आम
आम डीलर के लिए इतना बड़ा ट्रांजैक्शन जो है वो अपने खुद के फाइनेंस से नहीं कर सकता है, तो नॉर्मली जनरली उसको लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है प्री शिपमेंट फाइनेंस आपको लेना पड़ेगा। द एक्सपोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहते हैं, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है, सेमी फिनिश गुड्स खरीदने के लिए, आपको सैलरी पेमेंट करने के लिए बोल सकते हो, सैलरी पेमेंट, वेजेस पे करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें पे करने के लिए इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपके असेट्स नहीं आएंगे, इसीलिए उन्होंने वर्किंग कैपिटल, जो भी आपको वो गुड्स बनाने के लिए, जो आपको वो इन्वेंट्री बनाने के लिए जो भी चीजें लगने वाली है वो आपके वर्किंग कैपिटल में आएगी। प्लीज नोट दिस इज नॉट द असेट रिलेटेड रिक्वायरमेंट, इट इज द स्टॉक रिलेटेड रिक्वायरमेंट ओनली। ओके, नाउ ये समझा आपको, लोन मिल गया अभी तक। अब आप आ जाओगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो लोन मिलने के बाद इधर आप प्रोड्यूस करोगे वो गुड्स, नहीं तो किसी और से बनवा के आप गुड्स जो है एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो आप अभी इस स्टेज में क्या कर रहे हो, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, नहीं तो गुड्स प्रोक्योर कर रहे हो। तो द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस गुड एज पर बायर्स नीड। इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट मैन्युफैक्चर ही हैज टू गेट ऑर्डर गुड्स फ्रॉम द लोकल सप्लायर। तो आप आइदर किसी और से खरीद सकते हो या तो आप खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो, जैसे भी बायर्स के नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बायर्स कौन है, वो फॉरेन कंट्री वाला बायर, मतलब ही इंपोर्टर, ठीक है, जो अपने कंट्री में इंपोर्ट करने वाला है वो बायर है। इधर भूलना मत, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्सपोर्टर इज सेलर एंड इंपोर्टर इज बायर, सिंपल। नाउ पैकेजिंग, व्हाई पैकेजिंग प्लेज सो मेनी रोल, इतना पैकेजिंग को इतना फोकस क्यों किया हुआ है। तो पैकेजिंग मतलब क्या है, पैकेजिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो, सबसे पहले पैकेजिंग जो है आपको प्रोटेक्शन देता है गुड इन ट्रांजिट। गुड इन ट्रांजिट मतलब जब भी आपके गुड्स जो हैं जो पोर्ट से, इंडिया के पोर्ट से यूएसए के पोर्ट तक पहुंचेंगे, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं, मतलब कि वो जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो तब के दौरान में आपको अपने गुड्स को सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी के लिए जो पैकेजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गुड इन ट्रांजिट। देन प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्या होता है, कभी कभार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन रहे ना तो सड़ जाते हैं, नहीं तो 1 महीना रहा तो उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं गुड्स या गुड्स के साथ। तो आपको कुछ कभी कभी क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें कुछ आपको पेस्टिसाइड यू कैन से, जो भी फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेडिसिन आती हैं वो आपको उसमें डाल के रखना पड़ता है, या आपको उसको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब बर्फ में आपको वो स्टोर करके रखना पड़ता है। तो पैकेजिंग ये भी हेल्प करती है। आपने कभी देखा है, कभी आपने शूज खरीदा होगा तो शूज में एक सिलिकॉन करके उसका नाम है, आई थिंक सो, एक बैग आता है, वो एक्चुअली मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। वाटर बॉटल में भी हमको मिलता है या शूज में भी हमको मिलता है। जब भी हम शूज को नया नया ओपन करें ना तो आपको एक सिलिकॉन बैग करके मिलेगा, वो एक्चुअली मॉइस्चर, जो जूते होते हैं मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, उसमें कीड़े ना, बदबू ना आए, इसके लिए। तो ये इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। दैट इज नथिंग बट प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड। नाउ थर्ड वन, पैकिंग का रोल है प्रमोशन ऑफ गुड्स ऑल्सो। वाई, क्योंकि आप गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका बिजनेस है वो, तो कभी भी जब भी हम देखते हैं, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने गुड्स को बेचता है तो वो अपने नाम के कार्टून में भेजेगा, ताकि उसके गुड्स की जो है मार्केटिंग हो, प्रमोशन हो, ज्यादा से ज्यादा गुड्स उसके बिके, कोई बाहर वाले लोगों को पता चले कि यस इस प्रकार के गुड्स हैं तो हम भी खरीद सकते हैं। तो थर्ड रीजन टू पैक योर गुड इज प्रमोशन। ओके, नाउ इधर तक आई थिंक सो 5 समझ गया। नाउ 6th, ECGC। नाउ ECGC ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ECGC क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये हमेशा गवर्नमेंट, यू कैन से गवर्नमेंट हमको एक इंश्योरेंस देती है कि अगर आपका पैसा एक्सपोर्ट में डूबा तो विल गिव यू 90% ऑफ लॉस कवर, ठीक है। मतलब क्यों दे रही है, तो देखो क्या होता है कि कभी भी एक्सपोर्ट करने से, ठीक है, तो इंडिया को बहुत फायदा होता है या किसी भी कंट्री को बहुत फायदा होता है।
मैं सिंपल सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे पास बाहर की कंट्री से कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, ठीक है, ऑर्डर आया, तो मेरी कंट्री में वो मैन्युफैक्चर होगा। जब मेरी कंट्री में वो मैन्युफैक्चर होगा तो मेरी कंट्री वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब मेरी कंट्री वाले को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारे कंट्री वालों को, लोगों को इनकम जनरेट होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से उन जो इकोनॉमी है ओवरऑल वो बढ़ेगी। और दूसरा इफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग करने से आपको पता है इंडिया की जीडीपी भी बढ़ती है, क्योंकि जीडीपी मतलब क्या होता है, जितने भी गुड साल भर में बने हैं, ठीक है, गुड प्रोड्यूस हुए हैं, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो जब जीडीपी बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग से और एक्सपोर्ट से इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है ईजीसी। मतलब क्या, ये गवर्नमेंट हमको एक टाइप का इंश्योरेंस देती है कि अगर हमारी कंट्री में अभी अगर आपका एक्सपोर्ट करते हुए पैसा डूबा, पैसा कैसे डूबेगा, जब इंपोर्टर ने हमको मना कर दिया पैसे देने से। लेकिन देखो, हमको एलसी से भी एक मिला हुआ है, सेफगार्ड हुआ है एलसी से, लेटर ऑफ क्रेडिट से। बट हो सकता है लेटर ऑफ क्रेडिट का जो पैसा है मिलने में टाइम लग जाए, तो इंडिया वाली जो गवर्नमेंट रहेगी वो हमको पैसे दे देगी तब तक। द एक्सपोर्टर में ऑब्टेन कवर फ्रॉम ईसीजीसी, सच कवर प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क जो आपको जब भी इंपोर्टर या जो बायर है वो आपको पैसा नहीं देता है, तो उस चीज के रिस्क को हम बोलते हैं यूजुअली अकाउंट्स के भाषा में या बिजनेस के भाषा में क्रेडिट रिस्क। एग्जाम्पल, इफ द इंपोर्टर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ बिल, द एक्सपोर्टर कैन बी कवर्ड फ्रॉम ईसीजीसी टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ लॉस। मतलब कि इसमें आपको 100% ऑफ लॉस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 90% ऑफ लॉस कवर मिलेगा। ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है, नथिंग बट, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर देती है आपको, कि अगर आपका एक्सपोर्ट के दौरान पैसा डूबा तो हम हैं इधर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, आपका एलसी के थ्रू तो प्रोटेक्ट हो ही रहा है, लेकिन अगर उधर से पैसा आपको लेट आया तो हम आपको तब तक आपको सपोर्ट करने के लिए हम इधर हैं, ठीक है। तो आपको प्रीमियम वगैरह पे करना पड़ता होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप का इंश्योरेंस है। ओके, नाउ सेवेंथ वन इज जीएसटी फॉर्मेलिटीज। तो क्या करना पड़ता है इधर, आपको जीएसटी कंप्लायंसेस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। यस, एक्सपोर्ट में भी करने पड़ते हैं, तो ये इजी है। द एक्सपोर्ट नीड टू कंप्लीट द जीएसटी फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ट्रेड। तो जितना जो भी आपको जीएसटी भरना है, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इसके रिगार्डिंग जो भी आपको जीएसटी भरना है, तो वो आपको इसमें भरना पड़ता है इन जीएसटी फॉर्मेलिटीज आफ्टर टेकिंग ईसीजीसी कवर। नाउ 8th वन इज आपको मरीन इंश्योरेंस लेना है। देखो, मरीन इंश्योरेंस क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले के 2 इंश्योरेंस में, मतलब एलसी के सेफगार्ड में और आपको ईसीजीसी में, आपको किस चीज का सेफगार्ड मिल रहा था, आपको जब इंपोर्टर पे करने से मना कर दे उस चीज का आपको सेफगार्ड मिल रहा था, इस चीज का आपको कवर मिल रहा था। बट व्हाट इफ आपके गुड्स को कुछ डैमेज हो जाए, आपका गुड्स पानी में बह जाए, आपके गुड्स को खराब हो जाए, आपके गुड्स को पूरा ही जल के राख हो जाए, व्हाट इफ कि ये सब हो गया ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्टेशन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब इंपोर्टर भी आपको रेडी है पैसा देने में, लेकिन जब गुड्स ही नहीं मिलेगा और गुड्स का इंश्योरेंस ही नहीं है, मतलब गुड्स ही नहीं है, तो काय का इंपोर्टर आपको पैसा देगा, ठीक है, ये लॉजिकल है। तो ईसीजीसी में तो आप क्रेडिट रिस्क जो है, इंपोर्टर से पैसे लेने का जो रिस्क है वो तो कवर कर रहे हो, बट व्हाट इफ अगर गुड्स को कुछ हो गया, तो वो जो कवर है वो आपका मरीन इंश्योरेंस में कवर हो रहा है। मतलब कि क्या, अगर आपके गुड्स को ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कुछ हुआ तो आप इस इंश्योरेंस के अंडर जो है प्रोटेक्शन ले सकते हो। द एक्सपोर्टर हैज टू ऑब्टेन मरीन इंश्योरेंस अंडर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज टू पे नेसेसरी इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ऑब्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मतलब सीआईएफ मतलब क्या बोला हुआ है, तो ये भी एक कंसेप्ट समझाने जैसी बात है। सीआईएफ जिसको मैं बोलती हूं कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो ये याद रखना, जब भी इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर में, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है सेलर की, ठीक है। मतलब कि सेलर मतलब एक्सपोर्टर की। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्सपोर्टर इंपोर्टर में सीआईएफ बेसिस पे, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ
तो मतलब कि एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर के घर तक पहुंचाने की, और घर से घर मतलब एक्सपोर्टर से के घर से और इंपोर्टर के घर तक कुछ हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सेलर की। तो जब भी CIF का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंश्योरेंस लेना पड़ता है एक्सपोर्टर को, ना ही इंपोर्टर को, क्योंकि इसमें एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनके देश तक पहुंचाना है ये गुड्स, ठीक है, और उससे पहले अगर कुछ हुआ तो वो आप बेयर करोगे, इंपोर्टर बेयर नहीं करेगा। तो मरीन इंश्योरेंस लेना पड़ता है इन केस ऑफ CIF कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, मतलब एक्सपोर्टर को लेना पड़ता है। आई थिंक सो समझ में आ गया है, डाउट नहीं है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आपको पता है क्या करना है। तो सीधा सीधा जब भी CIF कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मरीन इंश्योरेंस किसको लेना पड़ता है? एक्सपोर्टर को, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आती है CIF बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पे? एक्सपोर्टर के पास आती है। जब तक इंपोर्टर के पास गुड्स पहुंचता नहीं है तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? एक्सपोर्टर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसीलिए मरीन इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज विद द एक्सपोर्टर। ओके, नाउ 9th में जो है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट की रोल आ जाता है। क्या आता है? इन एक्सपोर्ट ट्रेड CNF एजेंट इज नोन एज कस्टम हाउस एजेंट। दीज एजेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग दी गुड्स। मतलब ये ऐसे एजेंट रहते हैं जो ये गुड्स रहता है ना वो आगे भिजवाने का काम करते हैं। जैसे ही पोर्ट पे आया, इंपोर्टर ने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पोर्ट पे, ठीक है, भिजवाया। नाउ पोर्ट से शिप तक के लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का। तो ये ऐसे एजेंट हमको अपॉइंट करने पड़ते थे। हमने देखा था कि हमको एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, हमने देखा था इस वाले कैटेगरी में। देखो देखो देखो, ये देखो, हमको एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ते। तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स भी हमको अपॉइंट करने पड़ते हैं ताकि जो हमारा गुड्स पोर्ट पे पहुंचा है, पोर्ट इज नथिंग बट जो सी के किनारे का एरिया रहता है ना, उधर पहुंचा है तो उधर की जो भी फॉर्मेलिटीज रहेंगी, जो भी लोडिंग का काम रहेगा वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग देख लें, तो हमको वो भी अपॉइंट करना पड़ता है। तो इन्होंने बोला हुआ है जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम करते हैं दे आर नोन एज क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। नाउ सी पार्ट भी देख ही लेते हैं, ठीक है, इतना हमने देख लिया है तो हम आगे का भी पढ़ ही लेते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसके वजह से मैं ये वाला पार्ट जो है इस वीडियो में नहीं कवर करूंगी, लेकिन देख लेते क्या है। ओके, नाउ आ जाओ अपने 3rd स्टेज पे, अंडर एक्सपोर्ट शिपमेंट स्टेज, ठीक है। तो एक्चुअली अब मेरा जो गुड्स है वो लोड हो चुका है, अब शिपमेंट स्टेज पे जाने वाला है, मतलब एक्चुअली अब एक्सपोर्ट शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले आपको प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक बने हैं उसका ठीक से डॉक्यूमेंट्री हुई है कि नहीं, कुछ उसमें बच गया है कि नहीं, तो ये सब ध्यान देना है आपको इस वाले प्रोसेस में। तो एक्सपोर्टर प्रिपेयर शिपिंग बिल, ठीक है, आपको शिपिंग बिल भी बनाना पड़ता है, एंड गेट ऑल दी डॉक्यूमेंट प्रोसेस्ड एट कस्टम हाउस। कस्टम हाउस मतलब क्या होता है? कस्टम हाउस इज नथिंग बट गवर्नमेंट जहां पे टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है, जिसके थ्रू टैक्सेस कलेक्ट करती है, इट इज नोन एज कस्टम हाउस। तो कस्टम हाउस के थ्रू आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोसेस करके रखने पड़ते हैं, और प्लस आपको शिपिंग बिल भी बनाना पड़ता है। नाउ फिर एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स मतलब कि जब भी आप एक्सपोर्ट करवाते हो तो इट इज मैंडेटरी टू एग्जामिन योर गुड्स। क्या होता है, कभी कभार जैसे ये क्यों कंपलसरी होता है, क्योंकि बहुत बार एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के केस में बहुत अनऑथराइज चीजें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है। जैसे कि आपने मूवीज वगैरह देखा होगा तो ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल, जो कि टबैको, ये सब जो हीरोइंस वगैरह हम बोलते हैं ना, ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ना हो, इसको मिनिमाइज करने के लिए जो गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो कस्टम हाउस वाले इंस्पेक्टर्स जो रहते हैं वो एग्जामिन करते हैं। तो वही सब बोला हुआ है। द CFN एजेंट ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम PTA टू कार्ट एंड गुड्स एंड कार्ड्स दी गुड्स टू इनसाइड दी डॉक। तो ये जैसे ही हमको एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स हो जाता है फ्रॉम PTA, तो वो हमारे जो भी गुड्स हैं वो डॉक के अंदर रख दिए जाते हैं। डॉक इज नथिंग बट शिप के अंदर रख दिए जाते हैं। नाउ लोडिंग ऑफ गुड्स। सो लोडिंग ऑफ गुड्स के ड्यूरिंग, जैसे ही लोड हो रहा होता है, आफ्टर एग्जामिन दी गुड्स, सी मतलब कि कस्टम एग्जामिनर इशू लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। लेट एक्सपोर्ट मतलब यू कैन नाउ गो टू
अदर कंट्री जो शिप है, द CFN एजेंट ऑब्टेन लेट शिप ऑर्डर एंड कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर from custom preventive officer, the goods are then loaded on ship for which mate receipt is obtained. The clearing and forwarding agent approach shipping companies and obtain the bill of lading. तो ये वाले पार्ट में आपको मैं बोलूंगी, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिसीव करना पड़ता है। मैं आपको बोल रही हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के मतलब इस डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट के डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, बट ये डॉक्यूमेंट के नाम आप लोग याद रख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव करना पड़ता है और किस किस से रिसीव करना पड़ता है और किसको रिसीव करना पड़ता है। ऑफ कोर्स क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को रिसीव करना पड़ता है, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग है वो शिपिंग कंपनी से क्लियरिंग एजेंट को ऑब्टेन करना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान से, ये जो लोडिंग ऑफ गुड्स है वो आपको टुकड़ों में बांट के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ज्यादा डिटेल में मैं इसीलिए नहीं जा रही हूं हर एक डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट को अगर हम पढ़ने जाएं तो ये पूरा लेक्चर्स उसी में चला जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए आपके लिए नहीं है कि हर एक डॉक्यूमेंट क्या है, क्यों है, कैसे है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि किसको क्या डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करना पड़ेगा और किससे ऑब्टेन करना पड़ेगा, इतना सिर्फ पता होना चाहिए, ये थर्ड पॉइंट में, बाकी कुछ नहीं। तो शिपमेंट स्टेज आई थिंक सो ये तीनों चीज आपको क्लियर है, प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स एंड लोडिंग ऑफ गुड्स। नाउ पोस्ट शिपमेंट स्टेज, सो आपका रिजल्ट आने वाला है, मैंने आपको बोला था आपका रिजल्ट आने वाला है। अब आपको पोस्ट शिपमेंट मतलब आपका जो एक्सपोर्ट है वो हो चुका है, अराइव हो चुका है, मतलब रास्ते में है या अराइव होने वाला है, उसके बाद आपको क्या क्या करना है। तो क्या उसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है? तो यस ऑफ कोर्स रहती है। तो आपको शिपमेंट एडवाइस ऑब्टेन करना पड़ता है। वो शिपमेंट एडवाइस किससे ऑब्टेन करना पड़ता है आपको? सो द एक्सपोर्टर सेंड्स शिपमेंट एडवाइस टू इंपोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द डिस्पैच ऑफ गुड्स। सो बेसिकली क्या होता है, जो एक्सपोर्टर है इंपोर्टर को इन्फॉर्म करता है बाय गिविंग हिम अ शिपमेंट एडवाइस कि हमने सारे गुड्स जो है एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में भेज दिए, उसको इधर से डिस्पैच हो चुका है, इधर से शिप निकल चुकी है, और हमने कितने गुड्स कौन कौन से क्वांटिटी में और कौन सी वैरायटी ऑफ गुड्स जो है आपके लिए भिजवाई है, जो ही ऑर्डर किए वो ऑफकोर्स भिजवाई है, और कितने प्राइस में हमने भिजवाई। मतलब एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि इंफॉर्मेशन के लिए रहता है इंपोर्टर की कि हमारे यहां से, हमारे कंट्री से गुड्स जो है निकल चुके। He also send copy of packaging list, commercial invoice and non-negotiable copy of loading along with the advice letter. So ये सब चीजें भी इसके साथ होती है, that is packaging list, commercial invoice and non-negotiable copy of loading along with advice letter. पैकेजिंग लिस्ट मतलब हमने कैसे कैसे पैक किया है, कितने कार्टून में पैक किया है। कमर्शियल इनवॉइस मतलब नथिंग बस परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस आपको पता है, जब आप इंटरनल ट्रेड भी करते हो तो आपको इनवॉइस लेना, बिल लेना सेलर से जरूरी है। वैसे ही सेलर इधर अपने बायर को बिल देगा, तो वही कमर्शियल इनवॉइस एंड नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ लोडिंग अलोंग विद द एडवाइस लेटर, मतलब कि हमने लोड जो है वो करवा दिया है, उस चीज का एक डॉक्यूमेंट आएगा और वो चीज भी आपको भेजनी पड़ेगी अलोंग विद द शिपमेंट एडवाइस। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इस वाले स्टेज में क्या है प्रेजेंटेशन, क्या चीज का आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करना है। The exporter submit all necessary document to bank for a negotiable and negotiation and realization of export proceed. So जैसे ही इंपोर्टर की कंट्री में जो है गुड्स पहुंच गया है, तो आपको सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना पड़ता है? आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना पड़ता है जो आपको पैसे लेने पड़ते हैं। यस, आपने एक्सपोर्टर की कंट्री में जो गुड्स भिजवा दिया है, अब आपको उनसे पैसे निकलवाने हैं, ठीक है। तो पैसे कहाँ पे आते हैं? बैंक के थ्रू आएगा। जो इंपोर्टर का बैंक है, तो इंपोर्टर का बैंक जो है वो एक्सपोर्टर के बैंक में पैसे जो है भिजवाएगा, क्रेडिट करेगा, और एक्सपोर्टर जो है अपने बैंक से वो विड्रॉ करेगा। तो यही चीज का प्रोसीजर आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करके करना रहता है कि ये देखो हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, आपके पास पैसा आया रहेगा, और जैसे ही आपके पास पैसा आए तो हमको जो है आप पैसा दे दो। दैट इज रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड इज नथिंग बट हमको पैसा दे दो, रियलाइज कर दो, रियलाइज कर दो। नाउ थर्ड वन, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। नाउ ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट करने के साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं थ्रू गवर्नमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो हम आपको जीएसटी जो है वो नहीं लगाएंगे। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब
लेकिन जब तक आपने एक्सपोर्ट नहीं करवाए तब तक तो आपको जीएसटी भर के रखना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आप जीएसटी भरते हो, लेकिन जैसे ही आप एक्सपोर्ट का प्रोसीजर फुलफिल कर देते हो, आपको वही जीएसटी रिफंड दे दिया जाता है। क्योंकि एक इंसेंटिव से गवर्नमेंट खुश हुई, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट की वजह से कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता है, इकोनॉमी है वो बढ़ता है, इसीलिए वो जीएसटी रिफंड करना चाहती है। तो उन्होंने जीएसटी जो है वो रिफंड करती है या ड्यूटी ड्रॉबैक देती है। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो कस्टम के आपने टैक्सेस भर रखे हैं ना, वो आपको रिफंड करती है, इसका मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है आपको एक्सपोर्ट के बाद मिलते हैं। तो जब आपने ये शिपमेंट स्टेज कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद पोस्ट शिपमेंट स्टेज में आपको सारे इंसेंटिव्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। द एक्सपोर्ट्स मेक एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। द इंसेंटिव्स इंक्लूड ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ जीएसटी इफ पेड एटसेट्रा। सो जो भी अथॉरिटीज से आपको आपके इंसेंटिव्स लेना चाहिए आप लोगों ने, उन्होंने अथॉरिटीज को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके आप वो इंसेंटिव्स लेते हो। इंसेंटिव्स मतलब नथिंग बट बेनिफिट्स लेते हो। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट इन एक्सटर्नल ट्रेड, दैट इज आपको फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप मतलब क्या, इंपोर्टर्स को गुड्स पहुंचा कि नहीं पहुंचा और इंपोर्टर को गुड्स कैसे लगे वो भी आपको पूछने पड़ते हैं। यस, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम कभी भी जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम अपने इंपोर्टर को जो है वो पूछे कि आपको गुड्स अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको गुड्स पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपको कुछ कम ज्यादा तो नहीं हुआ आपके गुड्स को। तो आपको ये पूछना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, इधर आप घर बारी नहीं कर रहे। द एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव अ फॉलो अप आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड द बायर रिएक्शन टुवर्ड्स गुड्स। तो यही सब चीजें आपके एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स में दिया हुआ है। अगर आपने ये पूरा लेक्चर जो है ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो आपको 100% ये पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझाया है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर दिक्कत है आपको तो मैंने आपको क्या बोला है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा ताकि मैं उस चीज का रिप्लाई दे पाऊं, या हमको आप कॉल मैसेज भी कर सकते हो ऑन दिस नंबर लिख लेना 8408087676। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी अपलोड करूंगी फॉर इंपोर्ट ट्रेड, इनफैक्ट इंपोर्ट प्रोसीजर जानने के लिए। तो टिल देन ये लेक्चर एंड करती हूँ। बाय बाय।